Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 5, the Mauryan Empire. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Chandragupta Maurya. चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल करना कब से स्टार्ट किया? 324 BC. कब तक रूल किया? 300 BC तक. BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल करना स्टार्ट किया 324 BC से. कब तक रूल किया? 300 BC तक रूल किया. बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के रूलर नहीं बने थे तो उसके पहले मगध के ऊपर रूल कौन कर रहे थे? तो उसके पहले मगध के ऊपर रूल कर रही थी नंद डायनेस्टी. ठीक हुई बात? कौन रूल कर रही थी बेटा? नंद डायनेस्टी. ठीक है, और नंद डायनेस्टी ने कितने किंग्स प्रोड्यूस किए? मतलब कितने किंग हुए नंद डायनेस्टी के? 9 किंग्स हुए. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे रूल करते. उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य के पहले कौन रूल कर रहा था मगध पे? तो वो थी नंद डायनेस्टी. नंद डायनेस्टी के कितने रूलर हुए? 9 रूलर हुए, जिन्होंने 1 सेंचुरी तक रूल किया. ये जो 9 रूलर थे, इनमें जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था धनानंद. whose treasury was full and army mighty, जिसका खजाना भरा हुआ था और बहुत ही माइटी आर्मी इनके पास थी. ठीक है, बट हु वॉज नॉट एट ऑल पॉपुलर, पर ये पॉपुलर नहीं थे. ठीक है, देखो, ट्रेजरी भरी हुई है, खजाना भरा हुआ है, आर्मी बहुत माइटी है ना. इतनी अच्छी आर्मी उस टाइम में किसी के पास नहीं थी जितनी धनानंद के पास थी, पर फिर भी ये पॉपुलर नहीं थे. भाई ऐसा क्यों? इन्हें डिसलाइक करते थे इनके सब्जेक्ट, मतलब जो इनकी प्रजा थी, जिन लोगों के ऊपर ये रूल करते थे, वही लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे. भाई क्यों पसंद नहीं करते थे? इसका भी अपना रीज़न है, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. तो जो विष्णुगुप्त थे, जिन्हें हम चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, ये एक बहुत ही लर्न्ड ब्राह्मण थे. कहाँ के? तक्षशिला के. फिर से ध्यान से सुनना. जो धनानंद थे उन्हें उनके ही प्रजा के लोग पसंद नहीं करते थे. क्यों नहीं करते थे, ये अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. तो जो विष्णुगुप्त थे, जिन्हें हम किसके नाम से भी जानते हैं बेटा? कौटिल्य और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं. वो एक बहुत ही लर्न्ड ब्राह्मण थे. कहाँ के? तक्षशिला के. और एक बार ये किसके पास पहुँचे? कौटिल्य धनानंद के पास पहुँचे. धनानंद कहाँ रहते थे बेटा? तो धनानंद रहते थे पाटलिपुत्र में. तो कौटिल्य, चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है. ये कहाँ पहुँचे? पाटलिपुत्र पहुँचे, जहाँ पर उन्हें ह्यूमिलिएट किया किसने? नंद किंग धनानंद ने. ठीक है, जब वो वापस आ रहे थे तक्षशिला, तो उन्हें एक यंग मैन मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त, जिसकी जो मम्मी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी जो मम्मी थी वो बिलोंग करती थी मौर्य क्लान से. ईस्टर्न इंडिया में एक क्लान है जिसका नाम है मौर्य क्लान, उससे बिलोंग करती थी चंद्रगुप्त की मम्मी. सीइंग द साइंस ऑफ ग्रेटनेस इन द बॉय, और बेटा जब इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, किसने? विष्णुगुप्त ने, क्योंकि एक बहुत लर्न्ड ब्राह्मण थे, बहुत इंटेलिजेंट थे विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, है ना. तो जब इन्होंने किसको देखा? चंद्रगुप्त को देखा, तो इन्हें ऐसा लगने लगा कि भाई यार, ये बच्चे में कोई तो खास बात है, महान है ये बच्चा. तो वो चंद्रगुप्त को अपने साथ कहाँ ले जाते हैं? तक्षशिला ले जाते हैं. चाणक्य टुक हिम टू हिज नेटिव टाउन तक्षशिला. वहाँ पर चंद्रगुप्त को ये पूरी बढ़िया से एजुकेशन देते हैं, आर्ट्स ऑफ वॉरफेयर, लड़ना सिखाते हैं, गवर्नमेंट कैसे चलाई जाए वो सिखाते हैं, राजा के क्या गुण होने चाहिए वो सिखाते हैं. सब कुछ वो किसको सिखा देते हैं? चंद्रगुप्त को सिखा देते हैं. अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त की कॉन्क्वेस्ट. देखो, अगर हम पंजाब के रीज़न की बात करें तो उस टाइम वो बहुत ही अनस्टेबल था. जो भी कंट्री पॉलिटिकली अनस्टेबल होती है उसको जीतना बहुत आसान हो जाता है, और इसी का फ़ायदा उठाया चंद्रगुप्त ने, और उसे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती गई और वो एक के बाद एक किंगडम जीतता गया. ही सून मेड हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध. जल्दी ही वो पंजाब और सिंध के राजा बन गए. कौन कौन बन गए भाई? चंद्रगुप्त. ठीक है, चंद्रगुप्त का नेक्स्ट टारगेट था मगध. चंद्रगुप्त नेक्स्ट टारगेट वॉज मगध.
चंद्रगुप्त ये सारे एरिया जीतने के बाद अपना नेक्स्ट टारगेट बनाते हैं मगध को। ही वॉज एबल टू अप्रूव द नंद डायनेस्टी, और वो सफल भी होते हैं, नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंकते हैं। और ये जो रिच और पावरफुल किंगडम थी, जिसको हमने देखा कि उसके ख़जाने भरे हुए थे, ट्रेजरी फुल थी, माइटी आर्मी थी, तो इस सब का कंट्रोल अब किसके पास आ गया? चंद्रगुप्त के पास आ गया। ठीक है। द क्लेवर डिप्लोमेसी ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य की डिप्लोमेसी चली, जिसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मानते हैं कि चंद्रगुप्त जो थे एक बहुत ही अच्छे मिलिट्री पर्सनल थे, इनके मिलिट्री स्किल बहुत अच्छे थे, बहुत ब्रेव थे, पर इसके साथ साथ बेटा चंद्रगुप्त ने भी बहुत ही क्लेवरली डिप्लोमेसी का यूज़ किया और मगध इनके कंट्रोल में आ गया। बेटा अब हम पढ़ेंगे इन्वेजन को। किसके इन्वेजन को? सेल्यूकस निकेटर के इन्वेजन को। इन्वेजन का मतलब क्या होता है? आक्रमण। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत बड़ा एरिया तो मिल ही गया था धनानंद से, पर चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चुप बैठने वाले थे, तो उन्होंने भी आसपास के छोटे छोटे राजाओं को हरा कर उनका एरिया भी अपने कंट्रोल में कर लिया, अपनी एम्पायर की जो टेरिटरीज थी उनको एक्सपांड कर लिया। बेटा इंडस रिवर इंडस कहाँ पर है? अगर आज हम बात करें तो ये वाले एरिया, आज मॉडर्न डे पाकिस्तान जहाँ पर है, ये वाला पार्ट इंडस रिवर का है ना। तो इंडस रिवर के ईस्ट में था इंडिया, और इंडस रिवर के वेस्ट वाला जो एरिया था, इस एरिया को उस टाइम में रूल कर रहे थे ग्रीक किंग सेल्यूकस। ठीक, कोई बात? अब ये जो ग्रीक किंग सेल्यूकस थे, इनकी इच्छा थी कि भैया जो इनके भी रूलर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर, इनकी इच्छा थी कि भैया अलेक्जेंडर ने इंडिया का जो पार्ट जीता था वो मुझे वापस मिल जाए। पता है सेल्यूकस निकेटर कौन थे? सेल्यूकस निकेटर आर्मी पर्सनल या आर्मी में जनरल थे। किसकी? अलेक्जेंडर द ग्रेट की। पर जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद रूल करने लगते हैं कौन? सेल्यूकस। ठीक है। तो अब इनकी इच्छा थी कि भाई अलेक्जेंडर ने जो भी एरिया इंडिया में जीता था वो मुझे वापस मिल जाए, और इसीलिए ये अब इंडिया के ऊपर आक्रमण करेंगे। और अपने इन्हीं एम्स को पूरा करने के लिए ये इंडस रिवर को क्रॉस करते हैं कब? 305 BC में, और इसी आशा में आगे की तरफ चलते हैं कि भाई मुझे अब कंटिन्यूस क्या मिलती जाएगी? जीत। इसी आश में कि भैया अब हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, और ये बढ़ते जाते हैं किसकी तरफ? पंजाब की तरफ। मौर्यन आर्मी जल्दी ही नॉर्थ वेस्ट की तरफ आती हैं और एक क्रशिंग डिफीट देती हैं किसको? सेल्यूकस निकेटर को, इन्वेडर को। ठीक है। जैसे आप ध्यान से सुनना, ये है इंडिया, तो इंडिया के इस पार्ट से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ मगध से जो आर्मीज़ हैं वो किसकी तरफ जा रही हैं? नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही हैं। ठीक है। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो आर्मी किसकी तरफ जा रही थी? नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही थी। किसकी? मौर्य की। और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने क्रशिंग डिफीट दी किसको? इन्वेडर को, बोले तो सेल्यूकस निकेटर को। तो बेटा इस लड़ाई में होती है सेल्यूकस की हार, और सेल्यूकस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे तो अब रिटायर होना ही होता है। ठीक है। और उसे अब पीस खरीदनी पड़ती है। इन दोनों के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन होती है, जिस पीस ट्रीटी में बोलबाला किसका होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जीते हुए होते हैं, सेल्यूकस हारे हुए होते हैं। तो बेचारे सेल्यूकस पीस परचेस करते हैं चंद्रगुप्त से। क्या क्या, कौन कौन सी टेरिटरी दे करके? हेरत, कांधार, काबुल, आज का अफ़गानिस्तान। चंद्रगुप्त मौर्य भी उन्हें बहुत कुछ देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें देते हैं 500 हाथी, और ऐसे वैसे हाथी नहीं, वॉर एलिफेंट्स। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य उनको देते हैं 500 वॉर एलिफेंट्स। ये कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने भी हेलेन से शादी की, जो कि सेल्यूकस की डॉटर थी। ठीक है। एक अच्छा मैट्रिमोनियल अलायंस बना। सेल्यूकस की बेटी हेलेन और चंद्रगुप्त ने उससे की शादी। जो ग्रीक किंग थे उन्होंने फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे मौर्यन कोर्ट के साथ, और मेगास्थनीज को भी भेज दिया कि भाई जाओ, मेरी बेटी तो वहाँ रहेगी ही रहेगी, अब तुम भी जाकर वहाँ रहो, एम्बेसडर बन जाओ। ठीक है। तो मेगास्थनीज बहुत टाइम तक पाटलिपुत्र में रहेंगे, और फिर वो इंडिया के ऊपर एक बुक भी लिखेंगे जिसका नाम होगा इंडिका। इतनी कहानी समझ में आई। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने
प्रिंसेस हेलेन से शादी की, जो कि सेल्यूकस की डॉटर थी। और फिर ग्रीक किंग ने बहुत ही अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे मौर्यन कोर्ट के साथ ही साथ मौर्यन कोर्ट में अपने एक मैसेंजर को भी भेजा, एक एम्बेसडर को भेजा, मैसेंजर क्या, एम्बेसडर को भेजा, जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो पाटलिपुत्र में रहा, जिसने इंडिया के ऊपर एक बुक भी लिखी जिसे कहा जाता है इंडिका, जो कि एक वैल्यूएबल सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री का। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की ग्रेटनेस को, कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कितने महान थे। चंद्रगुप्त मौर्य को पहला एम्परर कहा जाता है इंडिया का, ठीक है। पहले सम्राट जो हुए इंडिया के वो कौन ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। बेटा अब हम देखेंगे एक्सटेंट, किसकी एक्सटेंट देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर की, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था साउथ में कहाँ तक था बेटा, मैसूर तक था। फिर हमारे इंडिया का ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। तो ईस्ट में कहाँ तक था, बंगाल तक था, ठीक है। वेस्ट में कहाँ तक था, सौराष्ट्र तक था। और नॉर्थ वेस्ट में था ये काबुल तक, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है क्या। यहाँ पर कहाँ तक है, मैसूर, साउथ में मैसूर, ईस्ट में बंगाल, वेस्ट में सौराष्ट्र और नॉर्थ वेस्ट में काबुल तक इनका रूल था। बेटा अगर हम जैन ट्रेडिशन की बात माने, जैन टेक्स्ट को पढ़ें, तो उनके अकॉर्डिंग, जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने रिनाउंस कर दिए थे प्रिंसली लाइफ, जो इनकी लग्जरियस राजा वाला जो जीवन था उसको इन्होंने छोड़ दिया था, त्याग दिया था। और एक जगह पर ये सेटल डाउन हो गए थे श्रवण बेलगोला में, जो कि सदर्न इंडिया में ही है, ठीक है। तो इन्होंने सारे वर्ल्डली प्लेजर को छोड़कर श्रवण बेलगोला में एक जगह बैठना पसंद किया। देयर इज़ अ हिल नियर बाय कॉल्ड चंद्रगिरी, वहीं पर पास में एक हिल है जिसका नाम है चंद्रगिरी, विच सीम्स टू हैव नेम्ड आफ्टर हिम। चंद्रगिरी का नाम ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर ही रखा गया, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य अपने लास्ट डेज़ को बिताते हैं, है ना। ये हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, कि भाई एक टाइम के बाद इन्होंने अपनी पूरी लग्जीरियस लाइफ को छोड़ दिया था, है ना, तपस्या करने लग गए थे। बेटा कौटिल्य की जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, किसकी, कौटिल्य की जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तब भी हमें बहुत वैल्यूएबल, बहुत सारा नॉलेज मिलता है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का और उस टाइम में जो लोग रहते थे उनकी लाइफ का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किंग बिंदुसार को। बिंदुसार कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद रूल करने कौन आए, बिंदुसार आए। बिंदुसार कौन थे, चंद्रगुप्त के बेटे थे। इन्होंने 27 ईयर रूल किया। बहुत कम इनकी रिगार्ड में जानने को मिलता है लिटरेरी सोर्सेज से, ठीक है। ना ही तो इनके नाम से कोई मॉन्यूमेंट मिला है, ना ही कोई इंस्क्रिप्शन मिला है, पर ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने पापा की तरह ही कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को अपनाकर इंडिया में अपने एरिया को और ज़्यादा बढ़ाया होगा, ठीक है। जो अर्ली तमिल पोइट्स हैं वो मेंशन करते हैं मौर्यन चैरियट्स रेसिंग अक्रॉस द लैंड, ठीक है। जो अर्ली तमिल पोइट्स हैं वो बताते हैं कि मौर्यंस के जो चैरियट्स होते थे, जो रथ होते थे, वो पूरे इंडिया में घूमते रहते थे। कुछ स्कॉलर्स का सजेशन ये भी है, कुछ स्कॉलर्स का ये भी सजेस्ट करते हैं कि डेक्कन का एनेक्सेशन बिंदुसार की रीन में हुआ। अगर डेक्कन वाला रीजन जीता, क्योंकि मैसूर तक तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही था, मैसूर के नीचे वाला रीजन जो जीता, जो मौर्यन एम्पायर के अंदर आया, वो किसकी रीन में ही आया, बिंदुसार की रीन में ही आया। ग्रीक हिस्टोरियंस कहते हैं कि इनके फ्रेंडली रिलेशनशिप थे ग्रीक पावर्स के साथ, ठीक है, जो कि क्या हो गए बेटा, एज इट इज़ चलते रहे, ठीक है। क्या, जो ग्रीक हिस्टोरियंस है वो कहते हैं जो फ्रेंडली रिलेशनशिप थे इंडिया और ग्रीक पावर्स के, वो कंटिन्यूड रहे, वो टूटे नहीं। बिंदुसार जब तक रूल करते रहे, जब तक इंडिया और ग्रीक के जो रिलेशनशिप थे वो अच्छे बने रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
अकॉर्डिंगली मेगास्थनीज वॉज रिप्लेस्ड बाय, देखो मेगास्थनीज कौन थे, एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे। अब उन्हें कौन रिप्लेस करेंगे बेटा, किसने जगह ली बेटा, डायमचस ने, ठीक है, डायमकस या डायमचस ने, ठीक है। मेगास्थनीज को रिप्लेस करते हैं डायमचस, जो कि एम्बेसडर होते हैं ग्रीक के, जो इंडिया में मौर्यन कोर्ट में रहते हैं। पहले कौन रह रहे थे बेटा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बाद कौन आए, डैमनिचोस। अब हम पढ़ेंगे किंग अशोक को, जिन्होंने रूल किया 273 से लेकर के 232 BC तक, BC बिफोर क्राइस्ट। कब से रूल किया अशोक ने, 273 से स्टार्ट किया, कब तक रूल किया, 232 तक रूल किया। अशोक थर्ड और मोस्ट एनलाइटेंड रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। अगर हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो मौर्यन डायनेस्टी में तीसरे जो रूलर थे वो थे अशोक। सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जो मौर्यन डायनेस्टी के हैं वो भी अशोक हैं। सबसे एनलाइटेड रूलर भी कौन है, अशोक ही हैं। मौर्यन डायनेस्टी के पहले रूलर कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे कौन, बिंदुसार। तीसरे कौन, अशोक, ठीक है। ही रीन्ड इन द 3rd century BC। इन्होंने कब रूल किया बेटा, 3rd century BC में इनका रूल था। अब हम पढ़ेंगे कि भाई BG गोखले क्या कहते हैं अशोक के लिए। BG गोखले का क्या कहना है अशोक के लिए, ही लीव्स विथ अस टुडे। ये आज तक हमारे साथ रहते हैं, कहाँ पर, इन द व्हील ऑन आवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग के ऊपर जो अशोक चक्र है उसके रूप में ये अशोक आज तक हमारे साथ रहते हैं। एंड द लायन ऑन आवर स्टेट सील, हमारा जो नेशनल एम्बलम है, ठीक है, उसके रूप में ये हमारे साथ रहते हैं। सच इज़ हिज इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री। इतना भयंकर इन्फ्लुएंस है इनका हिस्ट्री में कि आज आप नेशनल एम्बलम की बात करो, आप अशोक चक्र की बात करो, इन दोनों के रूप में ये हमारे साथ आज तक है। जब ये यंग प्रिंस थे तो इन्हें उज्जैन का चार्ज दिया गया, है ना। पहले ऐसे ही होता था बेटा, राजा के जो बेटे होते थे उन्हें कहीं ना कहीं का गवर्नर वाइसरॉय बना के भेज दिया जाता था, तो इन्हें उज्जैन का वाइसरॉय बना के भेजा। जब रिवोल्ट हुए तक्षशिला में, ठीक है, बिंदुसार जब रूल कर रहे थे उस टाइम में, तो अशोक को वहाँ भेज दिया गया और अशोक ने वहाँ पर भी सफलतापूर्वक सारे के सारे रिवोल्ट को क्रश किया, ठीक है। जब रिवोल्ट हुए तक्षशिला में तो इन्हें उज्जैन से तक्षशिला भेज दिया गया। तक्षशिला में भी ये बहुत सक्सेसफुल हुए और सारे रिवोल्ट को इन्होंने क्रश किया। He was one of the several sons was selected to युवराज। और बेटा बिंदुसार के बहुत सारे बच्चों में से अशोक को चुना गया था एज क्राउन प्रिंस, ठीक है। युवराज किसे बनाया गया था, अशोक को, क्योंकि इनमें इतनी एबिलिटी थी कि इम्पीरियल थ्रोन इन्हें ही मिले, आने वाला राजा यही बने, आने वाले सम्राट यही बने। इसकी एबिलिटी, ये बहुत छोटे थे तब से दिखाने लग गए थे, इसीलिए बहुत सारे बच्चों में से इन्हें ही क्या चुना गया था बेटा, युवराज। अब हम पढ़ेंगे बेटा कलिंग वॉर को, ठीक है। किसको पढ़ेंगे, कलिंग वॉर को। कलिंग वॉर टर्निंग पॉइंट था अशोक की लाइफ का। थोड़ा टाइम एक नॉर्मल राजा बन के रहे कौन, हमारे अशोक। फिर आया कौन सा साल, 261 BC, 261 बिफोर क्राइस्ट। अशोक ने डिसाइड किया कि वो अब कलिंग को, मतलब आज प्रेजेंट डे की उड़ीसा को भी अपनी टेरिटरी में मिलाएंगे, ठीक है। सो एक टाइम तक नॉर्मल लाइफ जीने के बाद अब अशोक को लगा हमें उठना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और कुछ करने की कड़ी में इन्होंने सबसे पहले चुना कि भाई उड़ीसा को मैं अपनी एम्पायर में मिला लेता हूँ, ठीक है। अशोक डिसाइडेड टू ऐड कलिंग टू हिज ऑलरेडी वास्ट डोमेन। इतने बड़े डोमेन होने के बाद भी अब इनकी नज़र थी उड़ीसा के ऊपर। जब ये उड़ीसा के ऊपर अटैक करते हैं बेटा, कलिंग के ऊपर अटैक करते हैं, तो इन्हें स्टिफ कंपटीशन मिलता है, ठीक है। द अपोजिशन ऑफर्ड टू हिज दिस इन्वेजन वॉज सो स्टिफ दैट द कॉन्क्वेस्ट इन्वॉल्व इमेजरेबल डिस्ट्रक्शन। बेटा देखो, किसी छोटे मोटे राजा को हराने की बात हो
एक दो दिन में हरा दिया, ना उनका ज़्यादा नुकसान हुआ ना हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ, सब चीज़ें ठीक चलती रहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, सामने वाली आर्मी अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है, और ऐसे में दोनों साइड में होता है मास डिस्ट्रक्शन। ऐसा ही डिस्ट्रक्शन इमेजरेबल, जिसको मेजर भी नहीं कर सकते, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ कलिंग वॉर में। बेटा कितना लॉस हुआ वो देख लेना। लगभग 1.5 लाख लोगों को, 1,50,000 लोगों को तो क्या बंदी बना लिया, ठीक है। नियरली 1,50,000 पर्सन वर कैरीड इनटू कैप्टिविटी, बंदी बना लिया। 1 लाख पर स्लेन, 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा कई लोग बेटा फेमाइन से मर गए, दूसरी कैलामिटीज़ से मर गए, किसी को कोई वूंड हुआ वो ठीक ही नहीं हुआ, कोई घाव हुआ और वो उस घाव से मर गया, किसी को खाने पीने को कुछ नहीं मिला वो उससे मर गया। 1.5 लाख को बंदी बना लिया, 1 लाख तो तुरंत ही मर गए। इतना हैवी लॉस देखा हमने कलिंग वॉर में। अब हम देखेंगे इट्स कॉन्सिक्वेंसेस कि भैया इस जो वॉर था कलिंग वॉर, इसके दुष्परिणाम क्या थे, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थी, ठीक है। अब हम वो देखेंगे। देखो इसके बाद एक बात तो आप बिल्कुल याद रखना कि अशोक बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही कलिंग वॉर के नतीजों को वो देखेंगे, कलिंग वॉर के रिज़ल्ट को वो देखेंगे, तो वो अपने आप को पूरी तरह बदल देंगे, ठीक है। द कलिंग वॉर वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अशोक्स करियर। बेटा जितनी भी मिस्ट्रीज, मतलब जितनी भी क्या बोलना चाहिए, ख़राब स्थिति अशोक ने इस वॉर में देखी, उससे उनका हृदय जाग गया। उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख था, रिग्रेट था कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, इतने सारे लोगों की जान मेरी वजह से चली गई। द वॉर ड्रम वॉज साइलेंस्ड फॉर एवर, और उन्होंने युद्ध करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अशोक प्रीच्ड नथिंग बट पीस, और उसके बाद अशोक किसका उपदेश देने लगे, शांति का। ही बिकेम फॉलोअर ऑफ लॉर्ड बुद्ध, और बाद में ये लॉर्ड बुद्ध के फॉलोअर बन जाते हैं, बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लेते हैं और अपनी अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड रिसोर्सेज को झोंक देते हैं, लगा देते हैं बुद्धिज़्म को पढ़ाने के लिए, बुद्धिज़्म के प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है। एक ऐसा एथिकल सिस्टम बने जहाँ पर किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए बहुत सारा पैसा दे देते हैं, जिसे ये धम्म कहते हैं, द लॉ ऑफ पाइटी, धर्म कहते हैं, ठीक है। बेटा अशोक की जब डेथ हो जाती है, तो अशोक की डेथ के बाद भी मौर्यन डायनेस्टी पॉलिटिकल पावर में रहती है, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी का रूल कंटिन्यू रहता है। अशोक की डेथ के बाद भी मौर्यन डायनेस्टी कंटिन्यू पॉलिटिकल फोर्स बनी होती है। जो बाद वाले रूलर्स आते हैं वो कंटिन्यू रूल करते रहते हैं, लगभग 50 और साल ये रूल करेंगे। फाइनली ये जो डायनेस्टी है इसका एंड हो जाता है एंड गिव वे टू राइज ऑफ पुष्यमित्र सुंग इन द ईयर 187 BC। देखो 187 BC में पुष्यमित्र सुंग नए रूलर बन जाते हैं, ठीक है। किसको मारकर बेटा, एक मिनट, मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र सुंग 187 BC में रूलर बनते हैं, ठीक है। बात पुष्यमित्र सुंग किसको मारेंगे, मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहद्रथ को मारेंगे और उसके बाद खुद रूलर बन जाएंगे। अब हम देखेंगे बेटा एक्सटेंट ऑफ अशोकास एम्पायर, अशोक के एम्पायर की एक्सटेंट कितनी थी, ठीक है। पैन इंडियन कैरेक्टर का था अशोक एम्पायर, एक जैसे रूल्स रेगुलेशन पूरे इंडिया में चलते थे। अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो रिलायबल गाइड हैं जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अशोक का जो एम्पायर था वो हिंदू कुश माउंटेन से स्टार्ट होता था नॉर्थ वेस्ट में। इसमें इंडस वैली, कश्मीर, नेपाल के फुटहिल्स, पूरी गंगा डेल्टा आता था। ताम्रलिप्ति और मॉडर्न तामलुक एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है बंगाल कोस्ट का, वो भी इनके पास था, जहाँ से शिप्स बर्मा जाती थी, श्रीलंका जाती थी। साउथ में जो एम्पायर था वो मैसूर तक फैला हुआ था। ताम्रलिप्ति
मॉडर्न डे का तामलुक पोर्ट इनके पास ही था, जहाँ से म्यांमार और श्रीलंका शिप्स जाया करती थी। नॉर्थ वेस्ट मौर्यन थ्रू द नॉर्थ वेस्ट के थ्रू मौर्यन ने क्लोज रिलेशनशिप बना रखे थे खोटान के साथ, जो कि सेंट्रल एशिया में है। अशोक के बहुत फ्रेंडली टर्म्स थे सदर्न मोस्ट इंडिया के साथ, चोला, पांड्या, केरल पुत्रास के साथ। इसने अपने मिशन को भी भेजा कहाँ पर, आसपास के कंट्रीज़ में, वेस्ट एशिया में भेजा, म्यांमार में भेजा, श्रीलंका में भेजा, क्योंकि फाइनली लास्ट ईयर्स में जो अशोक थे वो बुद्धिज़्म को फैलाने की बात करते थे, बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार की बात करते थे, तो उन्होंने वेस्ट एशिया, म्यांमार, श्रीलंका में भी अपने डेलीगेट्स को भेजा। जो फॉरगोइंग डिस्क्रिप्शन मिलता है वो ये बताता है कि इनका जो रूल था वो पैन इंडियन था, सब कॉन्टिनेंटल कैरेक्टर का था, मतलब एक जैसे रूल आपको बहुत सारे एरिया में देखने को मिल रहे थे। अशोक ने एक बहुत बड़े पार्ट को रूल किया बेटा, और जो मेन एडवांटेज होते हैं पैन इंडियन कैरेक्टर के वो क्या थे देखेंगे हम। 3 मेजर एडवांटेज थे पैन इंडियन कैरेक्टर के, वो क्या थे। पहला, इट रिजल्टेड इन द डिसअपेरेंस ऑफ स्मॉल स्टेट्स। जब एक जैसे रूल्स रेगुलेशन सब जगह चलने लगे, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी अशोक की चलने लगी, तो जो छोटे छोटे राजा थे जो आपस में लड़ते रहते थे, अब उनका तो डिसअपेरेंस होना चालू हो गया, होंगे ही नहीं तो लड़ेंगे कैसे। दूसरा, इससे जो रूलर थे वो ईजिली लड़ पा रहे थे किससे, फॉरेन इन्वेजन से। इट एनेबल्ड द रूलर्स फेस फॉरेन इन्वेजन सक्सेसफुली, क्योंकि अब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, सारे राजा एक के इशारे पे काम कर रहे थे, तो अगर कोई फॉरेन इन्वेडर आता भी तो उसके लिए जगह नहीं बन पाती, उसको ये लोग वहीं चित कर देते। मतलब आप अगर कोई फॉरेन इन्वेडर आएगा भी तो उससे फेस प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। तीसरा, इससे ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। मिडिल ईस्टर्न और ग्रीक सिटीज़ के साथ थे, इंडिया में भी ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बेटा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें पार्ट 3 बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन।